नमस्कार, आपका स्वागत है जस्ट हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। इस्लामिक मुल्क ईरान में हिजाब के खिलाफ उठे जन आंदोलन के सामने आखिरकार कट्टरपंथी सरकार को झुकना ही पड़ा। तकरीबन पिछले 3 महीनों से जारी प्रदर्शनों को देखते हुए सरकार ने मोरालिटी पुलिस की सभी इकाइयों को भंग कर दिया है। पुलिस हिरासत में महसा की मौत के विरुद्ध में पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए थे। पूरे मुल्क में महिलाओं ने हिजाब को जलाना शुरू कर दिया था। महसा के समर्थन में दुनिया भर में महिलाओं ने अपनी चोटी काट कर अपना विरोध दर्ज कराया। करीबन 2 महीने से जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच ईरान की सरकार बैकफुट पर आ गई है और उसने मोरालिटी पुलिस को भंग कर दिया है। अटॉर्नी जनरल मोहम्मद जाफर ने कहा कि नैतिकता पुलिस का न्यायपालिका से कोई लेना देना नहीं है, इसे खत्म कर दिया गया है। बता दें कि नैतिकता पुलिस को कट्टरपंथी राष्ट्रपति महमूद अहमदिनेजाद ने स्थापित किया था। इसका काम शरिया कानून का पालन करना था। अटॉर्नी जनरल मोहम्मद जाफर ने कहा कि ईरान की सरकार ने अब हिजाब की अनिवार्यता से जुड़े दशकों पुराने कानून में बदलाव करने का फैसला लिया है। संसद और न्यायपालिका दोनों इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। दोनों देखेंगे कि क्या कानून में किसी बदलाव की जरूरत है। उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि दोनों निकायों की ओर से कानून में क्या संशोधन किए जा सकते हैं। एक वक्त था जब पश्चिमी देशों की तरह ईरान में भी महिलाएं खुलेपन के माहौल में जीती थी, लेकिन 1969 में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद सब कुछ बदल गया। इस्लामिक क्रांति ने अमेरिका समर्थित राजशाही शासन को उखाड़ फेंका और अयातुल्लाह खुमैनी ने गद्दी संभाली। अयातुल्लाह ने सबसे पहले शरिया कानून को लागू किया। अप्रैल 1983 में ईरान में सभी महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य हो गया। अब मुल्क में 9 साल से ऊपर की हर महिला को हिजाब पहनना अनिवार्य है। अब नए साल में शिमला घूमने जाना और भी रोमांचक हो गया है। जी हां, वर्ल्ड हेरिटेज शिमला कालका ट्रेन पर दौड़ने वाली टॉय ट्रेन नए साल में नए लुक में नजर आएगी। यात्री विस्टाडोम कोच वाली ट्रेन के सफर का आनंद ले सकेंगे। कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में 30 नए विस्टाडोम कोच बन रहे हैं, जिनका काम आखिरी चरण में है। ऐसे में कुछ विस्टाडोम कोच दिसंबर के आखिर में बनकर तैयार हो जाएंगे। नए साल में शिमला घूमने आने वाले लोग विस्टाडोम कोच में ही सफर का लुत्फ उठा पाएंगे। विस्टाडोम कोच की खिड़कियां और छत पूरी तरह से कांच से बनी होती हैं। कोचों की खिड़कियां पारदर्शी होती हैं। इन कोचों में स्टील रेलिंग भी लगी होती है, जिससे ये और भी खूबसूरत दिखते हैं। विस्टाडोम कोच में बच्चों से लेकर बड़ों के लिए सफर आरामदायक होगा, क्योंकि विस्टाडोम में लगाई गई सीटों के बीच काफी स्पेस होगा, ताकि यात्रियों को सफर के समय कोई परेशानी न हो। यात्री सीटों को चारों तरफ घुमा भी सकेंगे। ऐसे में यात्री एक ही दिशा में बैठने के लिए बाध्य नहीं होंगे। कोच में सामान्य यात्रियों के अलावा दिव्यांगों के लिए भी सुविधाएं होंगी, ताकि दिव्यांगों को व्हील चेयर से आने जाने में कोई परेशानी न हो। दिव्यांगों के लिए डोर चौड़े होंगे ताकि व्हील चेयर आसानी से आ सके। इसके अलावा कोच में पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम के अलावा वाईफाई होगा, ताकि लोग काम या मनोरंजन भी कर सकें। सेंसर सिस्टम से दरवाजे काम करेंगे। उत्तर रेलवे ने 2019 में भी शिमला कालका हेरिटेज ट्रैक पर विस्टाडोम कोच वाली ट्रेन चलाई थी। पर्यटकों में इस ट्रेन को लेकर काफी उत्साह रहा। रेलवे ने पुरानी कोच को ही मॉडिफाई किया था, लेकिन कोरोना काल के बाद इसे बंद कर दिया गया। अब नए आधुनिक कोच बनाए गए हैं। नए कोच का किराया भी अभी रेलवे की ओर से तय किया जाएगा। रेलवे मंडल अंबाला की PRO पंकज गोयल का कहना है कि विस्टाडोम कोच पर काम चल रहा है। ट्रायल प्रक्रिया पूरी करने पर इसे ट्रैक पर चलाया जाएगा। अगले साल से नौसेना में महिला अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा। नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने बताया कि हमने नौसेना में पहली बार महिलाओं को शामिल किया है। अग्निवीर योजना के तहत 341 महिलाओं की नौसेना में भर्ती हुई है। अब तक नौसेना में कुल 3000 अग्निवीरों को शामिल किया गया है। इस तरह अग्निवीरों का पहला बैच तैयार हो गया है। नौसेना दिवस से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नौसेना चीफ ने ये बातें कही। उन्होंने बताया कि अब नौसेना की सभी ब्रांच सभी के लिए खुली रहेंगी। इसके अलावा हम 2023 में सभी शाखाओं में महिला अधिकारियों को भी शामिल करने का विचार कर रहे हैं, न कि केवल 7-8 शाखाओं में जो आज तक सीमित है। नौसेना चीफ ने सरकार को आश्वासन दिया है कि 2047 तक आत्मनिर्भर हो जाएगी।
उन्होंने कहा है कि हम हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। बीते एक साल में भारत चीन के बीच बड़े तनाव के चलते समुद्री सुरक्षा की अहमियत काफी महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने बताया कि चीन पर नजर रखने के लिए भारत अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन खरीदने की तैयारी कर रहा है। 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च कर भारत 30 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीदेगा। बता दें कि इन्हीं ड्रोन के जरिए हेलफायर मिसाइल को लॉन्च किया गया था। वहीं अलकायदा के आतंकी अल जवाहिरी को इसी ड्रोन के जरिए मारा गया था। क्या आपने कभी सोचा है कि साधारण सी स्विफ्ट कार लैम्बोर्गिनी में बदल सकती है? जी हां, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को एक मॉडिफाइड लैम्बोर्गिनी तोहफे में मिली। ये गाड़ी मारुति स्विफ्ट को मॉडिफाई कर बनाई गई है। सीएम शर्मा को ये गाड़ी कार इनोवेटर नरुल हक ने दी है। एक ट्वीट कर शर्मा ने लिखा, अनीपुर करीमगंज के इनोवेटर नुरुल हक से एक मॉडिफाइड लैम्बोर्गिनी जैसी दिखने वाली कार पाकर खुशी हुई। उनके भविष्य के सभी प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री शर्मा ने कछार विजिट के दौरान सिलचर में हक की लैम्बोर्गिनी देखी थी। सिलचर में हक से मुलाकात के बाद उन्होंने ट्वीट किया, करीमगंज के उत्साही युवक नुरुल हक की बनाई गई लैम्बोर्गिनी को चलाना काफी रोमांचक रहा। करीमगंज के भांगा इलाके के मोटर मैकेनिक हक ने बताया कि इस प्रोजेक्ट पर 10 लाख से ज्यादा खर्च हुए। हक हमेशा से लैम्बोर्गिनी जैसी स्पोर्ट्स कार चलाना चाहते थे। वो दीमापुर में मोटर मैकेनिक थे। वहीं से उन्होंने कार मॉडिफाई करना शुरू किया। पिछले साल भी एक कार को लैम्बोर्गिनी की तरह मॉडिफाई किया था। इस बार उन्हें एक पुरानी स्विफ्ट को लैम्बोर्गिनी में बदलने में लगभग 4 महीने लग गए। हक ने बताया कि मैं अगली बार एक और कार को फरारी में मॉडिफाई करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। अगर सरकार मदद करती है तो मैं इस तरह की गाड़ियां मॉडिफाई करने की प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई वाले रूट दिल्ली लेह के बीच एचआरटीसी की बस बॉर्डर रेंज ऑर्गेनाइजेशन की मंजूरी के बाद ही चलेगी। दिल्ली से लेह रूट पर बस सेवा गत 15 सितंबर को बंद कर दी गई थी, लेकिन अब अगले साल मई 2023 से बीआरओ की रोड क्लियरेंस मिलने पर इस रूट पर बस सेवा फिर से शुरू की जाएगी। एचआरटीसी की ओर से इस रूट पर सड़क की स्थिति को देखते हुए बस सेवा शुरू की गई। मौसम खराब होने के चलते इस रूट पर ड्राइवरों और कंडक्टरों को भी दिक्कत आती है, इसलिए अब बिना बीआरओ की क्लियरेंस से बस सेवा शुरू नहीं होगी। इस रूट पर वर्ष 2019 में बस सेवा शुरू की गई थी। दिल्ली लेह रूट हिमाचल का सबसे लंबा रूट है और विश्व का सबसे ज्यादा ऊंचा रूट भी। एचआरटीसी की बस 1026 किलोमीटर का सफर तय करती है, जिसे पूरा करने में करीब 32 घंटे लगते हैं। हालांकि अटल टनल तैयार न होने से पहले इस बस सेवा को 36 घंटे से ज्यादा का समय लगता था। दिल्ली मनाली लेह रूट पर जाने वाली ये बस अटल टनल रोहतांग होते हुए बारालाचा दर्रा, नकी दर्रा, लाचुंग दर्रा, तंगलंग दर्रा से होकर गुजरती है। ये बस यात्रियों को रोमांच से भरा सफर करवाती है। 1000 से अधिक किलोमीटर का सफर और ऊंचे ऊंचे दर्रा से होकर गुजरने वाली बस सेवा के लिए लिंका बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। एचआरटीसी के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मंगल चंद मनेपा ने बताया कि दिल्ली लेह रूट के बीच बस सेवा फिलहाल बंद है। इस बस सेवा को अगले साल बीआरओ से क्लियरेंस मिलने के बाद ही शुरू किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि मई 2023 में फिर से ये बस विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई वाले रूट पर शुरू हो जाए। फीफा विश्व कप 2022 में लियोनेल मेसी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और उन्होंने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। प्री क्वार्टर फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेसी ने एक गोल किया और अपनी टीम को 2-1 से जीत दिलाई। नॉकआउट मुकाबले में मेसी का अहम योगदान रहा। उन्होंने शुरू में ही अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया और 35वें मिनट में पहला गोल दागकर टीम को 1-0 से बढ़त दिला दी। उसके बाद दूसरे हाफ में भी अर्जेंटीना विरोधी टीम पर हावी हो गई और 77वें मिनट में दूसरा गोल दाग दिया। जूलियन अल्वारेज ने दूसरा गोल दागकर टीम को विजयी बढ़त दिला दी। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम एक भी गोल करने में कामयाब नहीं रह पाई, बल्कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी एंजो फर्नांडिस ने गलती से अपनी ही टीम के खिलाफ गोल कर दिया, जिसके कारण अर्जेंटीना ने 2-1 से जीत दर्ज की। यदि मुकाबला टक्कर का होता तो फर्नांडिस की गलती काफी भारी पड़ सकती थी। अर्जेंटीना की तरफ से लियोनेल मेसी ने अपने 1000वें मुकाबले में इतिहास रच दिया। इस मैच में उन्होंने टीम के लिए पहला गोल दागा और वर्ल्ड कप में टीम की तरफ से
सबसे अधिक गोल दागने वाले खिलाड़ी बन गए। मेसी का ये गोल वर्ल्ड कप में 9वां गोल था। रिटायरमेंट के बाद जीवन के नियमित चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। ऐसे में सरकार नागरिकों के लिए पेंशन योजना और निवेश स्कीम चला रही है, जो 60 साल के बाद लोगों को एक निश्चित राशि का लाभ देती है। अगर आप भी अपने भविष्य पैसों की कमी को दूर करना चाहते हैं तो ऐसे में इस स्कीम का फायदा उठाएं। ये स्कीम रिटायरमेंट के बाद 18,500 की रकम हर महीने देगी। ये योजना सरकार की ओर से चलाई जाती है, इस कारण इसमें नुकसान नहीं है और इसमें पति पत्नी दोनों पेंशन का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा इस योजना के तहत 10 साल बाद पूरी रकम ब्याज के साथ वापस कर दी जाएगी। सीनियर सिटीजन के लिए ये योजना और कोई नहीं बल्कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत 26 मई 2020 को की गई थी। इसमें 31 मार्च 2023 तक निवेश किया जा सकता है। इस योजना के तहत अधिकतम 15 लाख रुपए तक निवेश किया जा सकता है। पहले इसे भारत सरकार की ओर से शुरू किया गया था, लेकिन अब इसे भारतीय जीवन बीमा निगम के तहत चलाया जा रहा है। अगर दंपति 60 साल की उम्र पार कर चुके हैं और निवेश करना चाहते हैं तो वो अलग से इस योजना में 15 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। इसके तहत दोनों करीब 30 लाख रुपए तक निवेश कर सकेंगे। इस योजना में सबसे अधिक 7.40% का ब्याज दिया जा रहा है। इस योजना में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग मासिक या वार्षिक पेंशन योजना का विकल्प चुन सकेंगे। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जय सिंधी।